जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। और बात करें हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर के बाद सबसे बेसिक पॉइंट आपका हिंदी वर्णमाला ही होता है। और यहाँ से हर एग्जाम में जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो अच्छे से आप देख लेते हैं तो विश्वास मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। विश्वास मानिए, अगर इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं फिर कोई प्रैक्टिस सेट या कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, आपका हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस बनाकर इस वीडियो को देखिएगा और एंड तक देखिएगा। लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो आपका यहाँ से एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। चाहे आप यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस का या जूनियर असिस्टेंट का, यह सभी के लिए कॉमन वीडियो है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे और सभी क्वेश्चन जो है आपके अच्छे से सॉल्व होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हिंदी वर्णमाला। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला जो है यहाँ पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। जैसे इंग्लिश आप पढ़ते हैं, इंग्लिश में जो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होते हैं यानी ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जो जेड होता है, इसमें आपके स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, उसी प्रकार हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या यहाँ पर 11 होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट यहाँ पर बोल रहे हैं सभी से प्रश्न बने हैं। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, यानी यहाँ से लेकर छोटा से लेकर अ तक आपकी 11 स्वर हो जाते हैं, जिनमें से अंक और आह को नहीं काउंट किया जाता है या अयोग आह में आते हैं। ठीक है, अयोग वाह में आते हैं, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है। अब आगे बात करते हैं व्यंजन, क्योंकि इसको 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन को आगे देख लेते हैं। यहाँ पर का से लेकर जो ज्ञा तक होता है, यहाँ पर इसके व्यंजन हो गए। अब देखिए डिटेल में आगे पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे तो हिंदी वर्णमाला आखिर है क्या। तो यहाँ से भी प्रश्न बना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हमने बोला है कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और हर एक जहां जहां हम टिक करेंगे या जितना पॉइंट लिखेगा वो सब जगह से प्रश्न बने हैं। अगर इतना वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, आपका सिंगल पॉइंट नहीं छूटने वाला है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब जैसे बात करें यहाँ से आ से लेकर अंक तक, ये आपके स्वर हो गए, यानी छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, अंक और आ। अगर आप काउंट करेंगे तो आपका यहाँ तक 11 वर्ड हो जाते हैं और यह आपकी स्वरों की संख्या हो जाएगी। अंक और आ यहाँ पर क्या हो जाएंगे? अयोग वाह होते हैं। क्या है? अयोग वाह होते हैं। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा गया है। अंक और आह क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं। अब देखिए, जो का वर्ग में आता है, जैसे हम पढ़ते हैं का से लेकर अंग्या तक, यानी का, खा, गा, घा, अंग्या। तो यहाँ से का से लेकर अंग्या तक यह का वर्ग में आएगा। यानी एक वर्ग में, याद रखिएगा, एक वर्ग में कुल 5 अक्षर होंगे। ठीक है, एक वर्ग में कुल 5 अक्षर होंगे। जैसे हमने का वर्ग लिया, यह आपका जो का वर्ग से लेकर यहाँ तक पा वर्ग तक है। तो 1 2 3 4 5 टोटल यहाँ पर 25 वर्ड हो जाते हैं। याद रखिएगा कैसे? जैसे का वर्ग आपने स्टार्ट किया तो का, ख, गा, घा, अंग्या, आपका का वर्ग कंप्लीट हो गया। चा से आपने स्टार्ट किया, चा, छा, जा, झा, इया, आपका चा वर्ग कंप्लीट हो गया। टा से स्टार्ट करेंगे तो टा वर्ग में आपका टा, ठा, डा, ढा, ड़ा आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमने ड़ा और ढा लिखा है, यह उत्क्षिप्त में आता है। क्या आता है? उत्क्षिप्त में आता है और यह टा वर्ग में है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ता वर्ग में क्या आता है? जैसे ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग में हो गया। और पा वर्ग में क्या आता है? पा, फा, बा, भा, मा आता है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसकी एक ट्रिक है, क्या याद रखिएगा? कचट तप। क्या याद रखना है? कचट तप याद रखिएगा। ठीक है, कचट तप याद रखिएगा। यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं यहाँ से या, रा, ला, वा, यानी आप जब पढ़ते हैं
पा फा बा भा मा, फिर उसके बाद या रा लावा, यह क्या आ जाता है, अंतः अस्त व्यंजन में आते हैं। फिर उसके बाद देखिए यह बड़ा सा है, फिर उसके बाद खष्टी सा, फिर छोटा सा, फिर हा, फिर छत्राई ज्ञासरा। तो आपका यह का से लेकर ज्ञा तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। यानी आपको क्या याद रखना है, कचट तक याद रखना है, तो आपका 25 वर्ड यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद या रा लावा, फिर तीनों सा हो जाएंगे, फिर हा, फिर छत्राई ज्ञासरा हो जाएगा। और जा और फा जो आता है यह विदेशी वर्ड में आता है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए जितने यहाँ पर हमने लिखा है जितनी चीज़ों को, यहाँ सभी से प्रश्न बने हैं और यह कंप्लीट वीडियो है। तो बिल्कुल पेशेंस बनाकर देखिएगा, चाहे यह 30 मिनट का हो या 35 मिनट का। अगर इतना आप अपना समय देकर देख लेते हैं तो कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो यहाँ से आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। अगला पॉइंट है जो कि नोट्स में हमने लिखा है कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, तो टोटल 52 वर्ड यहाँ पर हैं। यानी आपके 41 व्यंजन हो गए और 11 स्वर हो गए, टोटल यहाँ पर 52 वर्ड हो जाएंगे। तो यही आपका हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 हो गई। अब बात करते हैं ध्वनि किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। तो पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। अगला है वर्ड किसे कहते हैं, लिखित चिन्ह ही वर्ड कहे जाते हैं। यानी डायरेक्ट इसी तरह क्वेश्चन पूछा है कि लिखित चिन्ह ही क्या कहे जाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात करें स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। व्यंजन की संख्या 41 होती है। टोटल अगर ऐड कर देंगे तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड हो जाएंगे। जिस प्रकार ए से जेड तक आप जब काउंट करते हैं यहाँ पर 26 लेटर होते हैं, उसी प्रकार हिंदी में कुल 52 लेटर होते हैं, जिसमें 11 स्वर हो गए और 41 व्यंजन। तो आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले सेगमेंट में। अगला है उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से। तो पूछता है उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा सेगमेंट है, तो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है। तो स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हर्ष का मतलब ही होता है छोटा, तो इसमें हर्ष स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री। और इनकी संख्या पूछे तो संख्या इनकी 4 होती है। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो यहाँ पर आपके दीर्घ स्वर हो गए। इनकी संख्या कुल कितनी हो गई, 7। जैसे यहाँ पर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल यहाँ पर दीर्घ स्वरों की संख्या 7 हो गई। अगर हम सभी को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 11 स्वर हो जाएंगे। तो हमने कहा ना 11 स्वर, यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में कौन कौन से आते हैं हमने बता दिया है, और दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं यह नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। दोनों को ऐड करेंगे तो 11 स्वर हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे, जो दूसरा है व्यंजन। व्यंजन यहाँ पर व्यंजन कितने होते हैं, 41 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम काउंट करवाते हैं, कैसे यहाँ पर आपको काउंट करना है, कैसे 41 होते हैं। तो व्यंजन को यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 भागों में बांटा गया है। एक एक करके हम अच्छे से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक होते हैं, यानी टोटल 25 वर्ड हो जाते हैं। हमने बताया था का वर्ग में कौन सा आता है, ये एक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। तो का वर्ग में आपका आ जाएगा का, खा, गा, घा, अंग्या। इसी प्रकार आपको पा वर्ग तक जाना है, तो पा वर्ग तक जाएंगे, पा, फा, बा, भा, मा। तो पा वर्ग तक जाएंगे तो का से लेकर पा तक टोटल 25 वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, 25 वर्ड ए हो गए, और ड़ा और ढा यहाँ पर 2 और जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर टोटल 25 + 2 27 वर्ड हो जाते हैं। यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या भी पूछता है तो कितनी है, 27 है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है अंतः अस्त व्यंजन। तो अंतः अस्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, या, र, ला और वा। तो यहाँ पर टोटल कितने वर्ड हो जाएंगे, 4। तो पूछता है अंतः अस्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, या, रा, ला, वा। अगला पॉइंट है संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। दोनों एक ही है, अलग अलग नामों से इसे कई बार प्रश्न बने हैं।
तो याद रखिएगा ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन दोनों एक ही हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या भी 4 है। कौन कौन से? तीनों सा और हा, यानी आपका बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा। तो यहाँ पर संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे। अगला है आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन कौन से हो जाएंगे? जा और फा आपके आगत व्यंजन हो जाएंगे। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में आपके छत, त्राई, ज्ञा, स्रा, यानी जो आपका कच्छा वाला छा होता है, फिर त्रा, फिर ज्ञा, फिर स्रा, यानी इनकी संख्या भी 4 होती है। अगर सभी को आप ऐड करेंगे तो आपके 41 व्यंजन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 तिहाई 12 और 12 दो 14 हो जाएगा। 14 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 14 में 27 जोड़ेंगे आपका 7 4 11 और 2 1 3 1 4, टोटल 41 वर्ड आपके आ गए। यानी व्यंजनों की संख्या 41 हो गई और स्वरों की संख्या हमने कहा यहाँ पर 11 होती है। अगर सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 52 वर्ड हो जाते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ड होते हैं। 52। कैसे 52 वर्ड होते हैं हमने यहाँ पर अच्छे से बता दिया है। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है परंपरागत स्वर। परंपरागत स्वर किसे कहते हैं? तो जो आपका छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इसी को हम क्या बोलते हैं? परंपरागत स्वर कहते हैं। तो इनमें से कोई एक दे देगा, बोलेगा छोटा उ क्या है? तो छोटा उ परंपरागत स्वर है। नेक्स्ट है हर्ष स्वर। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है और हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटा उ, री। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर हे राम, ओम, ये सब प्लुत स्वर होते हैं। आगे इसके हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। आगत स्वर किसे कहते हैं? आगत स्वर आ को कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह लिखते हैं ना, जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर में ड इस तरह बनाते हैं ना, तो उसी प्रकार से आगत स्वर यहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ पर ऊपर चंद्रकांता बिंदी रहेगा लेकिन चंद्र नहीं रहेगा, यहाँ पर चंद्र रहेगा लेकिन बिंदी नहीं रहेगा, तो इसी को आगत स्वर कहा जाता है। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आपका बड़ा आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, इतने सब आते हैं। तो इसके बारे में हमने पीछे डिटेल से पढ़ लिया है, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पर परिभाषा के बारे में बात करते हैं। परिभाषा, स्वर की परिभाषा क्या है? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी किसी भी वर्ण का अगर उच्चारण करना है, उसका उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, यानी स्वतंत्र रूप से अगर किसी वर्ण का उच्चारण होता है तो उसे हम स्वर कहते हैं। अगला है हर्ष स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम यानी एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से प्रश्न बने हैं, हर्ष स्वर किसे कहते हैं? या ऐसे दे देगा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? हर्ष स्वर कहा जाता है। याद रखिएगा, एक मात्रा यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया है, इंपॉर्टेंट है। अगला है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, प्लुत स्वर किसे कहा जाता है? तो प्लुत स्वर जैसे हमने बताया कि हे राम, तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। तो ऐसे भी पूछ लेता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे किसी को बुलाना है, जैसे हे राम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका प्लुत स्वर हो जाएगा। जैसे ओम, ओम का जाप किया जाता है तो यहाँ पर आपका प्लुत स्वर, जिसको यानी अगर आप कोई खींच तान कर बोलते हैं उसे कहते हैं यहाँ पर प्लुत स्वर। जैसे कहते हैं हे राम, ओम, इस तरह से क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, नोट में हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो हर्ष स्वर कौन कौन होते हैं? छोटा, छोटी, छोटा उ और री, ये हर्ष स्वर होते हैं। इसी को मूल स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। अब यहीं पर आता है ए, ऐ, ओ, औ, तो यहाँ पर ये आ जाते हैं संयुक्त स्वर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है संयुक्त स्वर। अब ए का निर्माण कैसे होता है? आ प्लस ई अगर करेंगे तो ए हो जाएगा। उसी प्रकार आ प्लस ए करेंगे तो ऐ बन जाएगा।
आ प्लस ऊ करेंगे तो ओ बन जाएगा और आ प्लस ओ करेंगे तो औ बन जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है। अगर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है, तो आपको याद रखना है ए ऐ ओ औ आपका संयुक्त स्वर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और समझ में आ रहा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, तो इस चीज को अच्छे से देखिएगा। उच्चारण का स्थान यहाँ पर दिया है और वर्ड दिया है। तो दे देता है कि का वर्ग यानी का खा गा घा अंग्या और छोटा आ, बड़ा आ और हा और विसर्ग, ये सभी कहाँ से इसका उच्चारण होता है? कंठ से होता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना का ख ग घ अंग्या, उसी प्रकार आ, और इसको पढ़ते समय आप खुद महसूस करिए कि आपकी जो वॉइस आ रही है, जैसे क ख ग घ अंग्या, तो ये कहाँ से आ रही है? आपकी कंठ से आ रही है। अगला है तालव्य। तो जो चा वर्ग होता है वो तालव्य में आता है। तो हमने बता दिया है आगे, इसके पहले इसीलिए सबसे पहले हमने पढ़ा दिया है कि चा वर्ग में कौन सा आता है, पा वर्ग में कौन सा आता है। याद रखिएगा कचटतप, यानी चा वर्ग में आपका चा छा जा झा इया आ जाएगा। तो चा वर्ग ये तालव्य में आता है। साथ ही साथ छोटी ई, बड़ी ई और या और बड़ा सा, ये सभी तालव्य में आते हैं। मूर्धन्य में कौन से आते हैं? टा वर्ग आपका मूर्धन्य में आता है। साथ ही साथ जो रा है, खष्टी सा है और री, ये सभी मूर्धन्य में आते हैं। अगला है दंत। दंत में जो है आपका ता वर्ग आता है, यानी ता था दा धा ना, ये ता वर्ग दंत में आता है। साथ ही साथ ला और छोटा सा, ये आपके दंत में आते हैं। याद रखिएगा, अगर छोटा सा रहेगा तो आपका दंत में आएगा, बड़ा सा रहेगा ये आपका तालव्य में आएगा। नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ व्यंजन। तो ओष्ठ में आपका पा वर्ग आता है, जैसे पा फा बा भा मा। अगर आप पा पढ़ते हैं पा फा बा भा मा, तो आपका जो ओठ से या टच होता है, पढ़िए अपने आप से खुद, पा फा बा भा मा, यानी ओठ से टच हो रहा है, तो ये आपका ओष्ठ हो गया। और इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी आता है। जैसे अगर पूछे कौन सा इसमें से ओष्ठ है, तो आप जो है खुद जो इसको एनालाइज करके खुद पढ़ के आप बता सकते हैं। अगला है कंठ तालव्य। तो यहाँ से एक काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न बनता है। कंठ तालव्य यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य में आपका ए और ऐ हो जाएगा। कंठोष्ठ में कौन सा आता है? ओ और औ आ जाते हैं, कंठोष्ठ। नेक्स्ट है आपका दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में वा और फा दोनों आते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए प्रश्न है। अगला है वर्तस्य में कौन से आते हैं? वर्तस्य व्यंजन में आपका याद रखिएगा सरल, सरल याद रखिएगा और नज याद रखिए, सरल नज ऐसे याद रखिए। पूछ लेगा वत्सर्य व्यंजन कौन सा है? आपका सरल नज होता है, यानी सा भी होता है, रा ल न ज। यहाँ पर ये चारों पांचों वर्ड जो हैं ये आपके वत्सर्य व्यंजन में आते हैं। स्वर तंत्रीय व्यंजन कौन सा है? आपका हा स्वर तंत्रीय व्यंजन है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण चीजों को हमने कवर किया। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी कवर करेंगे, यानी आपका एक भी सिंगल पॉइंट यहाँ से नहीं छूटने वाला है। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। वर्णों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, स्वर कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। अगला पॉइंट है, कहता है अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे हम बात करें आ और बड़ा आ, ई और संभालना, तो ये क्या हो जाते हैं? आपके अनुनासिक स्वर हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये संभालना जो है पूछा गया प्रश्न है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं, और जो नाक से नहीं निकलती है, केवल मुख से निकलते हैं, उन्हें हम निरनुनासिक कहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर निरनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? तो निरनुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, उसे हम निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, इसमें अंक की बिंदी नहीं लगी होती है।
अब आगे बात करते हैं व्यंजन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अंतः अस्त व्यंजन। तो देखिए अंतः अस्त व्यंजन कौन से होते हैं? या, र, ल, व। अब इसमें पूछता है कि या और व क्या है? ये अर्ध स्वर है, ठीक है। या और व कौन से हैं? अर्ध स्वर हैं। और रा क्या है? रा यहाँ पर लुंठित है। और ला क्या है? ला पार्श्विक है। याद रखिएगा, तीनों चारों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कोई भी प्रैक्टिस सेट आप उठा के देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, रा, लावा है। और यहाँ पर या और वा अर्ध स्वर है, रा लुंठित है और ला पार्श्विक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर हमने पढ़ लिया है कि ए, ऐ, ओ, औ। चार यहाँ पर संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत स्वर भी हमने पढ़ लिया है। तो जब किसी एक स्वर या ध्वनि का लगातार जो है बढ़ाव होता है, यानी जिसको हम खींच तान के बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना ओम और उसके बाद हे राम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं। तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः चार प्रकार से होता है। कौन कौन से? विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। देखिए फ्रेंड्स, यह काफी इंपॉर्टेंट कलेक्शन है और यह कलेक्शन जो है आपको जल्दी नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ से अच्छे से देखिए। तो विवृत स्वर किसे कहते हैं? विवृत का मतलब होता है ओपन। तो जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुख खुला होता है उसे हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आपको कहेंगे बड़ा आ और अ, ठीक है। क्या कहेंगे? आ और अ, इस तरह से कहेंगे। याद रखिएगा, बड़ा आ और उसके ऊपर चंद्रकांता बिंदी जो होती है, ये आपका विवृत स्वर में आता है। नेक्स्ट है आपका अर्ध विवृत स्वर, यानी हाफ ओपन में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख खुला होता है। यानी हमने विवृत स्वर में यानी पूरा मुख खुला होता है, लेकिन अर्ध विवृत का मतलब ही होता है कि आधा मुख खुला रहे, यानी हाफ ओपन। तो आपका इसमें क्या क्या आता है? इसमें आ जाएगा आपका छोटा आ और आगत वाला स्वर आ जाएगा। छोटा आ और आगत वाला स्वर और ऐ और औ। इसको याद रखिएगा, 3-4 बार इसको आप रटिएगा, याद रखिएगा, पॉइंट बनाइएगा और रफ में अपने लिखिएगा, याद हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको भी यह क्वेश्चन जो है कई बार हमने प्रैक्टिस किया, तब जाके हमको याद हो गया। और आप वर्णमाला से चाहे जहां से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, ठीक है। समृद्ध स्वर। अब समृद्ध स्वर जो है क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं। समृद्ध को क्या कहते हैं? क्लोज। जिसमें क्या क्या आता है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी ई उ ऊ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका समृद्ध हो जाएगा, ई उ ऊ। अर्ध समृद्ध में क्या आता है? जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख बंद होता है, यानी हाफ क्लोज होता है। इसमें कौन सा है? ए और ओ है। ए ओ आपका अर्ध समृद्ध में आ जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया मुख खुलने के आधार पर। तो यहाँ पर विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, चार प्रकार के होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं जीभ के आधार पर, यानी जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो स्वर के यहाँ पर 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। तो जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण जो है जीभ के आगे भाग से होते हैं उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। तो इसमें आपका छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ और री, ए आपके 5 पॉइंट आते हैं। मध्य स्वर में आपका क्या आता है? मध्य स्वर में केवल आ आता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग से होता है उनको हम जो है मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या केवल 1 है। कौन? छोटा आ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इनमें से मध्य स्वर कौन सा है? तो आपको याद रखना है मध्य स्वर आपका आ हो जाएगा। जैसे यह 3 सेक्शन कंप्लीट होगा, 3 सेक्शन कंप्लीट होने के बाद इसका एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाएंगे जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे और यह वर्णमाला से आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप अच्छे से पढ़ लीजिए 2-3 बार इस वीडियो को देखकर, और उसके बाद इसका हम प्रैक्टिस भी करवा देंगे यहाँ पर लगभग 100 क्वेश्चन का। आगे है पश्च स्वर। तो जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पीछे वाले भाग से होता है उनकी संख्या जो है 5 है। इसमें आपका बड़ा आ, तो और उसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ,
ये सभी आते हैं, ये पश्च स्वर में आते हैं। तो ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा पश्च स्वर है, तो आपको याद रखना है बड़ा आ पश्च स्वर में आता है। आगे यहाँ पर है ओठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो वृत्तमुखी होता है और अवृत्तमुखी होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में होठ जो है गोला बनाते हैं उन्हें हम वृत्तमुखी कहते हैं। अगर आप अपने जुबान से इसको बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो यहाँ पर जो ओष्ठ है यहाँ पर आपका बन जाएगा गोला, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ और औ। आवृतमुखी यानी जिन स्वर के उच्चारण में ओठ जो है गोला नहीं बनाते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और ए, ये सभी गोला नहीं बनाते हैं ओष्ठ। नेक्स्ट है यहाँ पर अयोगवाह। तो अयोगवाह किसे कहते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2 है। कौन कौन से, अंक और आह। तो यह जो अंक होता है इसे अनुस्वार कहते हैं, जो विसर्ग होता है इसे हम यहाँ पर आह जो होता है इसे हम विसर्ग कहते हैं। तो इसके मेल को अयोगवाह कहते हैं। अंक और आह जब मिल जाता है इसे हम अयोगवाह कहते हैं। याद रखिए अगला पॉइंट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, परंतु अयोगवाह को जोड़ने के बाद कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। याद रखिएगा दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑप्शन में 11 ना दिया रहे, 13 पे आपको टिक करना होगा। अब चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, यानी स्वर से जितने पॉइंट बन सकते थे हमने उसको कवर कर दिया, यानी स्वर से अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब व्यंजन, व्यंजन क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। क्या है, स्पर्श व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी विशेष स्थान, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा, दंत या किसी विशेष स्थान से स्पर्श करती हुई निकलती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। कैसे है, क्योंकि हमने बताया था स्पर्श व्यंजन का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक जो होते हैं स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इनको 5 भागों में बांटा गया है, देख लीजिए एक बार एक नज़र। तो यहाँ पर देख लीजिए का वर्ग, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 हमने बताया था क च ट तप, ठीक, याद रखिएगा, यहाँ से आपके पॉइंट कवर हो जाएंगे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच से होता है। पूछा भी है क्वेश्चन कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच से होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क्या है, 4 है, या र ला वा होती है। उस व्यंजन क्या है, उस व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दांत और जीभ के पास हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें हम उस व्यंजन कहते हैं, और उस व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से, तीनों सा और हा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है फिर झटके के साथ नीचे आती है उसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 2 है। संस्कृत में इन्हें संस्कृत में नहीं होते हैं, ये संस्कृत में नहीं होते हैं। ये व्यंजन हिंदी के विकसित व्यंजन है। अगला है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पर देखिए क्या 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 होते हैं। संयुक्त व्यंजन में आपके जो कच्छा छा वाला छा होता है, त्रा ज्ञा स्रा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। कच्छा छा जो है कैसे बनता है, का प्लस खष्टी सा से बनता है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी करें तो आपको टाइपिंग भी देना है, तो अगर आपको यहाँ पर छा लिखना है तो आपको का लिखना पड़ेगा, का को आधा करना पड़ेगा, तब जाके खष्टी सा लिखना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पर कच्छा वाला छा बन जाएगा। तो का प्लस खष्टी सा, त्रा से आधा ता बनाएंगे और रा बनाएंगे, त्रा बन जाएगा। ज्ञा लिखना है तो आधा जा बनाएंगे और इया बनाएंगे तो ज्ञा बन जाएगा। सा लिखना है तो आधा शा बनाएंगे और रा बनाएंगे तो आपका स्रा बन जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और अगर व्यंजनों की संख्या आपकी 41 नहीं दिया है तो आपको 33 लगाना होगा। ठीक है, अगर व्यंजनों की संख्या 41 नहीं दिया है तो 33 लगाना पड़ेगा। अगला है घोषत्व के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण। तो घोषत्व का अर्थ पहले क्या होता है, तो स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन ही घोषत्व होता है। घोषत्व के आधार पर वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। तो यहाँ पर देख लेते हैं,
जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता है उन्हें हम अघोष कहते हैं। यानी जिन ध्वनियों यानी कोई भी ध्वनि का आप उच्चारण कर रहे हैं, अगर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं उत्पन्न हो रहा है उसे हम अघोष कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष होता है। ठीक है, यानी पहला और दूसरा अघोष होता है और तीसरा और चौथा आपका सघोष होता है। अब यहाँ पर देखिए सघोष क्या है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। सघोष को भी घोष कहा जाता है, तो इन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यहाँ पर सघोष कहलाता है। अब आगे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए यहाँ पर, तो पहला और दूसरा वर्ण आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अघोष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अघोष। तो यहाँ पर जैसे आप पढ़ते हैं क ख, यहाँ पर कचटतप याद रखिएगा, क च ट तप। ठीक है, कचटतप याद रखिएगा, यानी उसके बाद जो दूसरा वर्ड होगा का के बाद खा, चा के बाद छा, टा के बाद ठा, ता के बाद था और पा के बाद फा। अगर कहीं भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए अघोष सघोष कुछ भी, तो आप कचटतप को तुरंत याद करिएगा, कचटतप। तो तुरंत उसका कचटतप लिख के आगे आप एक एक वर्ड बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, का के बाद खा, चा के बाद छा, इसी प्रकार तो आपका यहाँ पर अघोष मिल जाएगा। अघोष को एक ट्रिक से याद रखिएगा। अघोष में और कौन से आते हैं, तीनों सा भी आपका अघोष में आता है। तो अघोष को बना दीजिए अफसोस, तो बस अफसोस से याद रहेगा। यहाँ पर आपका फा भी आता है और तीनों सा भी आते हैं, बस आपका बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा। अब यहाँ पर बात करते हैं सघोष की। तो सघोष जो है आपका 3, 4, 5 यानी 345, जो 12 होता है यह आपका अघोष होता है, और सघोष जो होता है 345 होता है। सघोष 345 होता है, यानी आपका कचटतप लिख के आपका तीसरा, चौथा, पांचवा लिखिएगा। यानी का के बाद खा को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा। चा के बाद फिर तीसरा, दूसरा छोड़िएगा, यहाँ पर जा, झा, या। उसके बाद टा के बाद यहाँ पर 3, 4, 5। ता के बाद यहाँ पर 3 वर्ड, फिर उसके बाद पा के बाद 3 वर्ड। यहाँ पर आपको अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, पा के बाद फा को छोड़ देना है, फिर उसके बाद पा, फा, बा, भा, मा, आपका यह सघोष में आ जाएगा। सघोष में और कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा, एक ट्रिक है, यह सघोष 345 है। 345, तो 345 का मतलब सघोष में 3, 4, 5 वाला वर्ग होगा, और यह से हो गया आपका या, रा, लावा और हा भी हो जाएगा। या से आपका या, रा, लावा और हा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है ना या, रा, लावा, हा, और उसके बाद छत्राई, ज्ञासरा, यहाँ पर आपका सघोष में आता है। तो यहाँ से आपके बार बार प्रश्न बने हैं, तो बिल्कुल अच्छे से देखिए ध्यान से। अगला है सभी स्वर सघोष होते हैं। अब देखिए अल्पप्राण, महाप्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं, तो अल्पप्राण में क्या होता है, प्राण का अर्थ होता है वायु। इनके उच्चारण में फेफड़े से बाहर निकलने वाले वायु की मात्रा कम होती है। ठीक है, इनके उच्चारण में फेफड़े से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, इसे अल्पप्राण कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण जो होता है 135 वाला होता है। अल्पप्राण याद रखिएगा, अल्पप्राण का ट्रिक क्या है, 135। और अंतःस्थ व्यंजन, ये सभी जो है अल्पप्राण में आते हैं। ठीक, तो जैसे आप लिख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो आपके यहाँ 5 हो गए, 5 वर्ग हो गए। तो पहला, तीसरा, पांचवा आपके अल्पप्राण हो गए, दूसरा और चौथा महाप्राण में आ जाएगा। ठीक है, तो कचटतप आप याद रखिए, कचटतप के बाद पूरा लिख लीजिएगा। और यहाँ पर पहले वर्ग में जैसे का, खा, गा, घा, अंग्या, फिर उसके बाद चा, छा, जा, झा, इया। तो हमने इसको डिटेल से पीछे बता दिया, आप अच्छे से देख लीजिएगा। महाप्राण में इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और साथ ही साथ जो है तीनों सा और हा यहाँ पर महाप्राण में आते हैं। तो महाप्राणस याद रखिएगा, ट्रिक है महाप्राणस। अब यहाँ पर देखिए ट्रिक से याद करते हैं। अल्प प्राण में क्या है 135, और अल्प में आपको याद रखिएगा, अल्प में या आता है तो आपका अंतःस्थ व्यंजन भी आ जाएगा, यानी या, रा, लावा। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 3, 5, तो 1, 3, 5 में आपका का, गा, अंग्या आ जाएगा। यहाँ पर कचटतप देखिए है ना, कचटतप, तो बस कचटतप याद रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। महाप्राण में क्या आ जाएगा, दूसरा और चौथा आ जाएगा।
अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको हम देख लेते हैं। और जिसे आगत और गृहीत व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों के तल बिंदु या नुक्ता लगा होता है उन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर का के नीचे देखते होंगे आप, एक नुक्ता लगा होता है, एक बिंदी लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, नुक्ता लगा होता है। ठीक है, तो आज आपको समझ में आ गया होगा नुक्ता क्या है। यानी जैसे का लिखे, का के बगल में बिंदी लगा दिए, खा लिखे, खा के नीचे बिंदी लगा दिए, यह नुक्ता है। तो यह अरबी फारसी भाषा से आए हुए हैं। गृहीत स्वर क्या है, तो आगत वाला स्वर को ही गृहीत स्वर कहते हैं। यह अंग्रेजी भाषा से आया है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा से कौन सा स्वर आया है, तो आप याद रखिएगा आगत वाला स्वर आपका अंग्रेजी भाषा से आया है। अगला है स्वर तंत्रीय या काकल्य वर्ण। तो हा को ही स्वर तंत्रीय या काकल्य वर्ण कहा जाता है, क्योंकि हा को बोलते समय वायु बिना किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श किए मुख से तेज प्रवाह से निकल जाती है। ठीक है, तो हा को क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं। अगला है अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर में आपका या और वा अर्ध स्वर में आते हैं। लुंठित जो है आपका क्या है, लुंठित रा होता है। यानी लुंठित रा को लुंठित वर्ण कहा जाता है, क्योंकि रा का उच्चारण करते समय जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है। पार्श्विक वर्ण में कौन सा है, ला आपका पार्श्विक वर्ण में आता है। इसको हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, तो पूछता है कि इनमें से कौन सा लुंठित है, तो आपको याद रखना है रा लुंठित है और ला पार्श्विक है। अगला है यहाँ पर अमानक वर्ण कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो अमानक वर्ण आपको याद रखना है, जिन वर्णों को वर्तमान समय में अमान्य घोषित कर दिया गया है वे अमानक वर्ण कहलाते हैं। जैसे आपको त्रा, त्रा, ठीक है, ला और यहाँ पर श्रा और उसके बाद या, ठीक है, और भा और र और रा, ये सभी अमानक वर्ण में आते हैं। तो ऐसे चार ऑप्शन दे देगा कि यहाँ पर क्या है, भा। अगर भा दे दिया तो उसमें से आपको तीन तो सही दे देगा, एक तो इसी प्रकार देगा, तो कहेगा इसमें से अमानक वर्ण को पहचानिए, तो यही वाला अमानक वर्ण हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। अगर ला ऐसे लिखा जाए तो यह आपका अमानक वर्ण हो जाएगा। ला सही है इस तरह से, इस तरह गलत है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रकंपित में आपका रा आता है। ठीक है, प्रकंपित में रा आता है। संपृक्त ध्वनियां कौन सी होती हैं, संपृक्त ध्वनियां, तो जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तो उसे हम संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। जैसे संबल, रिक्त, स्थान, ये सब संपृक्त ध्वनियां हैं। तो जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है, जब एक ध्वनि जो है दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तो उन्हें हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे संबल, रिक्त, स्थान, ये सभी संपृक्त ध्वनियां हैं। युग्मक ध्वनियां किसे कहते हैं, तो युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं, युग्मक ध्वनि को देख लेते हैं। जब एक ही ध्वनि का संयुक्त रूप से हो जाता है, जब एक ही ध्वनि का संयुक्त रूप हो जाता है उसे हम युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे पक्का में जैसे का लिखा है तो आधा का है फिर पूरा का है। उल्लास में आधा ला है पूरा ला है। दिक्कत में आधा का है फिर पूरा का है। यानी एक वर्ड आधा आए और एक वर्ड पूरा आए तो वहां पर युग्मक ध्वनियां हो जाएंगी। जैसे दिल्ली, दिल्ली क्या है, यहाँ पर आपकी युग्मक ध्वनि में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अमानक वर्ण कह रहा है, तो जिन वर्णों में केवल आ की मात्रा जुड़ी होती है उन्हें हम अमानक वर्ण कहते हैं। जैसे कम, पल पल, अब, कलरव, यानी यहाँ पर जो केवल आ की मात्रा जुड़ी है इन्हें अमात्रिक वर्ण कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर अमात्रिक वर्ण। तो जिन वर्णों में केवल आ की मात्रा जुड़ी होती है उसे हम अमात्रिक वर्ण कहते हैं। जैसे कम, कम में यहाँ पर कम में केवल आ की मात्रा जुड़ी है, इसलिए यहाँ पर अमात्रिक वर्ण हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे, जिह्वा या मूलीय वर्ण। तो जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा के मूल स्थान से होता है उसे हम जिह्वा या मूलीय वर्ण कहते हैं। जैसे का वर्ण आपका मूल वर्ण है। ताड़न जात, यहाँ पर उत्क्षिप्त व्यंजन को ड़ और ढ को सॉरी, यहाँ पर ताड़न जात वर्ण कहा जाता है। और यहाँ पर वत्सर वर्णों का दूसरा नाम क्या है, दंत मूल वर्ण, ये भी याद रखिएगा। वत्सर यहाँ पर दंतमूल वर्ण हो जाएगा। अगला है रेफ। रेफ क्या है, जब रा के बाद कोई व्यंजन होता है तो रा व्यंजन के ऊपर
क्या लगता है, रेफ का रूप ले लेता है। जैसे धर्म, क्या है, धर्म। जैसे यहाँ पर रा के बाद कोई अगर व्यंजन हो, जैसे यहाँ पर धर्म लिखा है, धर्म, यहाँ पर रेफ का रूप ले ले। जो ऊपर वाला ये उड़नतुआ रा हम कहते हैं इसको, इसी को रेफ कहा जाता है। व्यंजन दो तरह से लिखे जाते हैं। तो व्यंजन दो तरह से कौन कौन से, एक खड़ी पाई वाले व्यंजन, एक बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। जैसे यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में यहाँ पर टा हो गया, ठा हो गया, दा हो गया और रा बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन है। तब बाकी सभी व्यंजन जो है यहाँ पर खड़ी पाई वाले व्यंजन लिखते समय खड़ी पाई लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर खड़ी पाई वाले व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को जो है त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। यह वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से आपका कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। अगर इतना आप कवर करते हैं तो आपके सभी पॉइंट कवर हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण कुछ सेगमेंट है, इसको कवर कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो कह रहा है कि हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है। तो हमने बताया कि कंठ ध्वनि जो आपके का वर्ग, छोटा, बड़ा और हा और विसर्ग यहाँ पर कंठ ध्वनि में आते हैं। कंठ वर्ग कौन सा है, तो आपका बड़ा, हा और विसर्ग कंठ ध्वनि में आते हैं। कंठ वर्ण कौन से हैं, यहाँ पर छोटा। घा का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। व्यंजन का उच्चारण जो है तालु से होता है। यहाँ पर जैसे चा, छा, जा, झा, इया, यहाँ पर कह रहा है कि व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तालु से कौन सा होता है, चा, छा, जा, झा, इया, ये तालव्य व्यंजन है। सा का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। तो यह जो है आपका बड़ा सा है इसलिए तालु से होता है। अगर छोटा सा रहता है आपका तो वह दंत से हो जाता है। अगला है यहाँ पर छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, इया और सा दोनों का यहाँ पर उच्चारण क्या होता है, तालव्य से होता है। या का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो चा, छा, जा, झा, इया, यानी आपका झा का उच्चारण तालव्य से। यानी आपने जितना हमने पढ़ा है यहाँ पर अगर अच्छे से आपने रीड कर लिया है, अच्छे से देखा है, तो यहाँ से आपके सिंगल भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है। हिंदी में सा ध्वनि होती है तालव्य। टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन में आता है, मूर्धन्य में आता है। टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। और यहाँ पर डा का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धन्य से होता है। क्यों, क्योंकि टा, ठा, डा, ढा, अड़ा होता है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा होता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो यहाँ पर सा जो होता है आपका दंत होता है, यानी छोटा सा दंत होता है, बड़ा सा तालव्य होता है, खष्टी सा मूर्धन्य होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए था, तो था किस में आता है, दंत में आता है। क्यों दंत में आता है, दंत में आपके आते हैं, दंत में आपके आते हैं ता, था, दा, धा, ना। तो यहाँ पर ता, था जो है दंत में आ जाएगा। दंत वर्ण में कौन सा आता है, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है। अब यहाँ पर दंत ध्वनि कौन सी, वही चीजें यहाँ पर देखिए, आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। ता, था, दा, धा, ना और ला और सा दंत में आते हैं। ठीक है। फिर पूछा है कि ता वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है। हिंदी की ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो जो ओठ से बोलते हैं, जैसे पा, फा, बा बोलेंगे तो आपका ओठ सट जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं यानी ओष्ठ व्यंजन। हिंदी में बा ध्वनि कौन सी है, ओष्ठ है। फिर ये देखिए बार बार पूछा है कि पा, फा, बा, भा, मा क्या है, ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ वर्ण कौन से हैं, तो यहाँ पर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग। अंतःस्थ वर्ण कौन से हैं, या, रा, लावा अंतःस्थ है। अर्ध स्वर क्या किसे कहते हैं, या और वा अर्ध स्वर होते हैं। उस व्यंजन कौन सा होता है, तीनों सा और हा जो है उस व्यंजन में आते हैं। संयुक्त में कौन से आते हैं, तो संयुक्त में यहाँ पर छत्राई ज्ञा आता है। तो हमने बताया था कि छा को कैसे लिखते हैं, का प्लस खष्टी सा से, का को आधा करके खष्टी सा लगाते हैं तो अच्छा वाला छा बन जाता है। संयुक्त व्यंजन में ज्ञा कैसे बनता है, जा प्लस यहाँ से, इसके पहले भी हमने बता दिया, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। अल्पप्राण में क्या आता है, तो यहाँ पर पहला, तीसरा, पांचवा आपके अल्पप्राण में आते हैं। अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं, 1, 3, 5 आपका अल्पप्राण में है। महाप्राण में दूसरा और चौथा आपका महाप्राण में आता है। ठीक है। तो यहाँ से वही प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। अघोष वर्ण में क्या क्या आता है, अघोष में आपके हमने बताया था अफसोस, तो यानी आपका कचटतप याद रखिएगा। ठीक है। और उसके बाद तीनों सा, अफसोस हमने बताया था, अफसोस, बस वही याद रखिएगा। तो अघोष में आप अच्छा आसानी से पहचान ले जाएंगे। सघोष वर्ण में कौन सा होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष में आता है। अंतःस्थ में सभी स्वर यहाँ पर आते हैं।
हिंदी वर्णमाला में अंक और आह क्या है, तो यह अयोगवाह है। तो कह रहा है जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। यानी जिनका उच्चारण, जिनकी गणना जो है ना तो स्वर में की जाती है ना तो व्यंजन में की जाती है, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं, तो जिसके अभाव में हम पढ़ नहीं पाते हैं। देखिए, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, तो वर्णमाला अगर क्रमबद्ध तरीके से नहीं है तो उसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है वही अनुनासिक व्यंजन होता है। जैसे अंग्या, इया, रा, ना, मा, इसको याद रखिएगा। अंग्या, इया, रा, ना, मा ये अनुनासिक व्यंजन में आते हैं। अघोष अल्पप्राण में कौन सा आता है, का और ता आपके यहाँ पर अघोष अल्पप्राण में आते हैं। यहाँ पर सघोष महाप्राण में कौन सा आता है, झा आता है। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्यतम, यहाँ पर बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, अल्पप्राण और महाप्राण। हिंदी के स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनियां हैं यहाँ पर भा। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का उच्चारण जो है दंत्योष्ठ है, स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है, निरनुनासिक है। जो हमने बताया है उसको अगर अच्छे से आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा यह कैसे है। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है का व्यंजन के विषय में सही है, तो का क्या है, अल्पप्राण है, अघोष है, स्पर्शी है और कंठ ध्वनि है। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वर्णमाला पूरी तरह से कंप्लीट होता है और यहाँ से फ्रेंड्स आपका एक सिंगल ही पॉइंट नहीं छूटने वाला है। विश्वास मानिए, अगर इस वीडियो को आप 1 से 2 बार अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ से आपका एक सिंगल भी पॉइंट नहीं छूटेगा, चाहे जौन सा आप पेपर उठा लीजिए। ठीक है। चाहे टेट, सुपर टेट, ठीक है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और उसका वीडियो, लेखपाल, किसी का भी आप, चाहे जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है। अगर वर्णमाला से जहां भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके यहाँ से एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट आएगा, इसमें हम लगभग 100 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में इसको क्वेश्चन करवा के सॉल्व करवा देंगे और इसी के साथ यहाँ पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जूनियर असिस्टेंट की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई जा रही है और डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।